नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के इस एडिशन में हम स्मॉल बिजनेसेस के एक प्रमुख चैलेंज डिलेड पेमेंट्स पर फोकस करने वाले हैं। हम इसके तमाम पहलुओं को टच करेंगे और आपको 360 डिग्री नजरिया देने की कोशिश करेंगे। इस खास सेशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज CIMSME, और साथ ही मौजूद हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर MCCIA। आप दोनों का ही शुक्रिया। आइए बातचीत के सिलसिले को मुकेश जी आपसे हम शुरू करते हैं। आपसे शुरुआत में हम ये समझना चाहेंगे, जहां तक डिलेड पेमेंट्स की बात है, आप मानते हैं MSMEs के लिए एक बड़ी चुनौती है। दरअसल इससे उनकी जहां तक वर्किंग कैपिटल है और मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस है, इस पर काफी असर पड़ता है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जब भी हम MSME से बात करते हैं तो उनको लगता है कि उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है और वो ऐसा होता है कि वो मार्केट में जा नहीं सकते, यानी उनका पब्लिक इशू आ नहीं पाता। उनके पास जो सोर्स होता है वो केवल 2 होते हैं। एक तो होता है कि बैंक से उनको लोन मिल जाए, एक और दूसरा होता है कि उनको जो वो सामान बेच रहे हैं या जो वो सर्विस दे रहे हैं, उनका समय से उनको पेमेंट मिलता रहे। अधिकतर जो MSMEs हैं वो बैंकों के पास वर्किंग कैपिटल के लिए बेचारे इसलिए दौड़ते भागते रहते हैं कि उनका जो अपना पैसा है, जो उनका आना चाहिए समय से, वो उनका समय से पैसा नहीं आ पाता। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल इस वजह से कि उनका पैसा समय से नहीं आ पाता। और हमने ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं कि केवल इस वजह से उनका जो बिज़नेस है वो स्ट्रेस में आ जाता है। कई बार उनका अपना अकाउंट NPA हो जाता है, जहाँ उनकी कोई गलती नहीं होती। उन्होंने पूरी अच्छी नीयत से अपना सामान बेचा होता है, सर्विस दी होती है, लेकिन अगर उनके पास समय से पैसा नहीं आता तो उनके पास कोई शायद और कोई सोर्स भी नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक बैंक की वर्किंग कैपिटल से भी बड़ा एक समस्या है डिलेड पेमेंट की, जो कि अगर उनको समय से पैसा मिलता रहे तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे MSMEs हैं वो बहुत ही तेज रफ्तार से अपना ग्रोथ कर सकते हैं। प्रशांत जी, कई कदम उठाए गए हैं डिलेड पेमेंट्स को एड्रेस करने के लिए, लेकिन ग्राउंड पर MSMEs के सामने कई इश्यूज रहते हैं। आपका क्या आंकलन है इसको लेकर? जैसे गुप्ता जी कह रहे थे कि डिलेड पेमेंट एक बड़ी समस्या है। अगर आंकड़ों के तरीके से देखा जाए तो लगभग 20 लाख करोड़ का एक फॉर्मल क्रेडिट है जो MSMEs को मिलता है, 20 लाख करोड़ का। और इनफॉर्मल क्रेडिट जो MSMEs एक्सेस कर रही है वो लगभग 30 लाख करोड़ का है। ये जो इनफॉर्मल क्रेडिट है लगभग 25-30 लाख करोड़ का, ये कहां से आता है? ये उन साहूकारों से आता है या इनफॉर्मल सोर्सेज से आता है, जहां पे MSMEs को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिवनेस उनकी घटती है, कम होती है। तो इसलिए ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक और रिपोर्ट दर्शाता है कि डिलेड पेमेंट का टोटल वॉल्यूम अबाउट 10 ट्रिलियन रुपीज है, यानी 10 लाख करोड़ रुपया। ये इसकी साइज ऑफ द प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मुकेश जी, दरअसल MSME डी एक्ट के तहत जो 2006 का है, बायर्स को 45 दिन में पेमेंट कर देनी चाहिए, लेकिन हकीकत में लार्ज कॉर्पोरेट्स और सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से इसमें देरी होती है। आप मानते हैं? देखिए, प्रोविजन 2006 से है। जब 2 अक्टूबर 2006 को ये MSME डी एक्ट पहली बार आया था, तब उसमें उस समय भी शायद ये समस्या बहुत अच्छी तरह से सरकार को समझ आ रही थी और इसीलिए उन्होंने ये प्रोविजन रखा कि अगर आप किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस से सामान खरीदते हैं तो जो भी बायर है, चाहे बायर दूसरा MSME हो, वो लार्ज कॉर्पोरेट हो या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, PSU हो, कोई भी हो, उनको पेमेंट भैया 45 डेज के अंदर करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं करते तो प्रोविजन है कि 3 टाइम्स ऑफ बैंक रेट जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, उसके हिसाब से उनको ब्याज देना पड़ेगा और वो भी मंथली कंपाउंडेड होगा। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो काफ़ी शायद खराब स्थिति में पहुँच रहा है। जैसे अभी बता रहे थे कि जो एक नई रिपोर्ट आई है, अभी गेम ने और BCG ने एक रिपोर्ट दी है, उसके हिसाब से 10.7 लाख करोड़ का जो एक अमाउंट है, वो उन्होंने असेस किया है और मुझे लगता है कि वो भी एक असेसमेंट है, उसमें भी शायद हो सकता है कि वो अमाउंट और ज़्यादा हो। एक और ख़ास बात मैं आपको यहाँ बताऊँ, पिछले अगर हम 2 महीने की बात करें तो हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 3 बार डिफरेंट फोरम पे इस पॉइंट को उठाया है। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक हमारी फिक्की की एक AGM थी, उसमें उन्होंने इस बात को काफ़ी गंभीरता से कहा था कि देखिए, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, उनका जो पेमेंट अटक गया है, लार्ज कॉर्पोरेट में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको आप प्लीज़ समय से दीजिए। उन्होंने एक आह्वान किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पर सरकार सोच रही है, कोशिश कर रही है। मुकेश जी, जैसे राज्य सरकारों की तरफ से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल्स MSEFCs का गठन किया गया है,
एमएसईज इसके तहत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे मेंशन कर रहे थे इन काउंसिल्स की फंक्शनिंग के बारे में, इनको कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है? ऐसा भी होता है कि कई बार बायर जो हैं वो एमएससी एफसी की हेयरिंग में आते ही नहीं है, उसे अटेंड ही नहीं करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल। तो हमने ये सजेशन दिया है और कुछ एमएससी एफसी इसको मान भी रही हैं। हमने कहा है कि देखिए आप उनको 3 मौका दे दीजिए मैक्सिमम। 3 टाइम्स का आप डेट दे दीजिए उनको और अगर वो 3 बार में नहीं आते तब आप इसमें एक्स पार्टी डिसीजन कर दीजिएगा। तो ये कुछ एमएससी एफसी ने ये बात मान भी ली है। इसके अलावा देखिए कुछ और मैं चीज़ बताता हूँ, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या कोई और कोर्ट हो, आज के दिन में सभी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। यानी अगर मैं किसी का भी कोई ऑर्डर चेक करना चाहूँ, किसी भी केस का, तो मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चला जाऊँ और वहाँ जाकर मैं चेक कर सकता हूँ। यहाँ हमने देखा है इन एमएससी-एफसीज़ में कि ऑनलाइन ऑर्डर मिलते नहीं हैं, ऑनलाइन कॉज़ लिस्ट आती नहीं है, यानी हम बस अगर एक बार गए, डेट अटेंड कर भी ली, अब दूसरी डेट के लिए इंतज़ार करते रहते हैं कि भैया कब हमारी डेट आएगी। अगर इनको ऑर्डर्स को सबको एक कॉमन पूल में समाधान की साइट पर अगर सर्चेबल मोड में डाल दिया जाए, मैं समझता हूँ एक ये इतना बड़ा एक सपोर्ट होगा इन एमएसएमईज़ के लिए, ना केवल डिलेड पेमेंट में बल्कि मैं समझता हूँ डिलेड पेमेंट होगा ही नहीं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। अगर मैं एक एमएसएमई हूँ और मुझे कोई ऑर्डर मिलता है किसी लार्ज कॉर्पोरेट से या एक दूसरी एमएसएमई से या गवर्नमेंट से और मैं पहले ही ये देख लूँ कि भई ये जो बायर है जिसको मैं सामान बेचना चाह रहा हूँ, उनका एटीट्यूड कैसा है? वो लोगों को पेमेंट करते हैं समय से या उनका एक एटीट्यूड ऐसा है, उनका सिस्टम ऐसा है कि भैया वो पेमेंट करते ही नहीं है और बहुत सारे एमएसएमईज़ ने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रखी है। तो अगर मैं ये सर्च कर सकूँ पहले ही और ऑर्डर्स में देख लूँ कि इस कंपनी के अगेंस्ट कितने पहले से कंप्लेंट चल रही हैं या कितने ऑर्डर्स उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं उस कंपनी से डील नहीं करूँगा और जब ये सिचुएशन आ जाएगी, तब होगा ये कि जो ये लार्ज कॉर्पोरेट हैं, जो पैसा समय से नहीं देते या दूसरी एमएसएमईज़ हैं, उनको भी समझ आ जाएगा कि भैया अब हमारा जो ये डिलेड पेमेंट का जो कल्चर है, वो सब जग ज़ाहिर हो गया है। अब हमें पेमेंट डिले नहीं करना, अगर हमें बिज़नेस में बने रहना है, तो हमें समय से पेमेंट करना है। एक चीज़ और एमएसएमई जो ये एमएससी एफसीज़ हैं, जो एमएसएमई मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, अगर ये ऑर्डर दे भी देती हैं, इनका एक अवार्ड भी दे देती हैं आर्बिट्रेशन के तहत, तब भी उसके पास मैं समझता हूँ कि कोई देयर आर नो टीथ इन फैक्ट इन दोज़ अवार्ड्स आल्सो। उस बेचारे एमएसएमई को उनके एग्जीक्यूशन के लिए जाना पड़ता है, फिर दोबारा से कोर्ट में जाना पड़ता है। वहाँ कोर्ट पर जो बड़ी पार्टीज़ हैं देखिए वो स्टे ले लेती हैं आराम से, वो सेक्शन 134 में चली जाती हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट में स्टे मिल जाता है। ये बेचारा एमएसएमई फिर घूमता रहता है, इनके पास इतनी लीगल पावर नहीं होती कि ये लोअर कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट लड़ते रहें। तो हमने कहा है कि देखिए इसमें आप ऐसा करिए कि जो रेवेन्यू रिकवरी एक्ट है उसके तहत इनको पावर्स दीजिए कि अगर कोई एमएससी एफसी ऑर्डर कर दे, कुछ हमारे 3 या 4 स्टेट ने ये एक्सेप्टेंस भी दे दी है इस चीज़ के लिए, वहाँ पर शायद रिकवरी जो है वो थोड़ा तेज़ गति से होने लगी है इन एमएसएमईज़ की। तो अगर ऐसे कुछ खास तरीके हम अपनाएँ जैसे इनके लिए एक अपील के लिए एक बना दें, एपेलेट अथॉरिटी बना दें इन एमएससी एफसीज़ के अगेंस्ट में और जैसे कंपनी लॉ में खास तौर से एनसीएलटी बना दिया, यानी कंपनी लॉ के लिए एक अलग से ट्राइब्यूनल बना दिया है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अगर इन एमएसएमईज़ के झगड़ों के लिए, लीगल बैटल्स के लिए अलग से एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाए, तो वो काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे कि जो एमएसएमईज़ के केसेज़ हैं, वो स्पेशल एक ट्राइब्यूनल में चले जाएँ। वहाँ पर उनको एक अलग तरह से कुछ कम खर्चे में शायद न्याय जल्दी से मिल पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये छोटे-मोटे चेंजेज़ कर राइट दिए सर। जाएँ तो काफ़ी इनको मदद मिलेगी। अगर केवल सरकार ये कर दे जीएसटी पोर्टल पर कि अगर आप इनपुट क्रेडिट ले रहे हैं, तो आपको पहले इनवॉइस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने बायर का। तो मैं समझता हूँ कि बाद में जो डिस्प्यूट वाले सब झगड़े हैं, ये सब खत्म हो जाएँगे और ये काफ़ी बड़ी एक मदद हो सकती है इन माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ को। प्रशांत जी, जैसे अभी मुकेश जी ने कई पहलुओं को छुआ है, हाल ही में आपकी भी एफएन से मुलाकात हुई, एमएसएमईज के साथ आप क्या शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ये सही है कि फिनांस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुणे में थी सिम्बायोसिस कॉन्वोकेशन के लिए और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर एमसीसीआई की तरफ से हम उन्हें जाकर मिल पाए। तो हमारी 2-3 विषयों पर चर्चा हो गई। पहले तो हमने उन्हें बहुत धन्यवाद दे दिया कि बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के हैं और उसका बहुत फायदा हो रहा है एमएसएमईज को, इंडस्ट्री को इन जनरल। रिसेंटली एक जीएसटीएन को अकाउंट एग्रीगेटर से कनेक्ट कराया गया, उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि उसकी वजह से कैश फ्लो बेस्ड फिनांसिंग संभव होगी। तो उसी बेस पर हमने एक रिक्वेस्ट की फिनांस मिनिस्टर से कि जो जीएसटीएन को अगर हम
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर पाते हैं तो डिलेड पेमेंट का इश्यू मार्केट फोर्सेस रिजॉल्व करेगी। तो ये हमने क्यों कहा? क्योंकि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म आरबीआई ने 2017 में शुरुआत की है। अभी 3 एक ट्रेड प्लेटफॉर्म है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी अगर मैं एज एन एमएसएमई किसी बड़ी कंपनी का इनवॉइस वहां पर अगर सबमिट कर देता हूं तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुझे वो रीफाइनेंस करती है, तो डिस्काउंट, बिल डिस्काउंट या इनवॉइस डिस्काउंट करके 7 या 8 दिन के अंदर 8 या 9% के नीचे मुझे फिनांस कर देती है। तो ये ऑलरेडी डिलेड पेमेंट का इश्यू सॉल्व होता है। पर बहुत सारे बड़ी कंपनियां जो 500 करोड़ से ऊपर है उनके लिए कंपलसरी है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे इनवॉइस डाल देना, बट वो नहीं डालती। इसीलिए अगर जीएसटीएन प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली एवरी इनवॉइस को इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे डाल पाए तब जाकर के मार्केट फोर्सेस वुड रिजॉल्व दिस इश्यू। प्रशांत जी, आप एमएसएमई समाधान के बारे में क्या कहेंगे? ये डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ही सेटअप किया गया है इसी पहलू को एड्रेस करने के लिए। देखिए, इट्स वन ऑफ दोज इंटरेस्टिंग थिंग्स जहां पर इंटेंट बहुत बढ़िया है बट एग्जीक्यूशन इज लॉट लेसर देन व्हाट्स एक्सपेक्टेड। क्योंकि देखिए 10 लाख करोड़ अगर डिलेड पेमेंट की समस्या का साइज है, 10 लाख करोड़, पूरे समाधान पोर्टल पर आप जाकर देखिएगा वो 2% भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। उसका 2% भी सॉल्व नहीं कर पाते, यानी 98% ऑफ द इश्यू इज नॉट इवन टच्ड बाय समाधान पोर्टल। उसका रीजन गुप्ता जी ने भी अभी बता दिया कि उन्हें टीथ नहीं है। हमारी स्टेट कैपेसिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं है कि उसे हम एग्जीक्यूट कर पाए, इसीलिए मार्केट फोर्सेस की ज्यादा आवश्यकता है। मुझे लगता है जीएसटीएन को ट्रेड से लिंक करना ये लाख दुखों की एक दवा है। लाख दुख लाखों एमएसएमईज के अगर डिलेड पेमेंट के बारे में है तो उसकी एक दवा है कि डिजिटली ये 2 सिस्टम्स को, जीएसटीएन और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को लिंक किया जाए। अभी ऑलरेडी जीएसटीएन को अकाउंट एग्रीगेटर से लिंक किया गया है, तो ये भी संभव है। ये जितना जल्दी हो पाएगा उतनी ही जल्दी मार्केट फोर्सेस बेस्ड सॉल्यूशन से डिलेड पेमेंट हम रिजॉल्व कर पाएंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, हर ट्रेड पर रहती है नजर। निवेश हो या टैक्स, पर्सनल फाइनेंस की हर बात। राजनीति की उठापटक हो या फिर कंज्यूमर के हक की बात। इंडस्ट्री हो या ऑटो की रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की हर हलचल, सबसे पहले, सबसे सही और सबसे सटीक सिर्फ जी बिजनेस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस ग्रोथ का फंडा। आज हम फोकस कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस के एक प्रमुख चैलेंज डिलेड पेमेंट्स पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश जी, ऐसा भी देखा गया है कि एमएसएमईज डिलेड पेमेंट्स इशू को रेस करने से कई बार हिचकिचाते हैं, इसे अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चलते हुए रिपीट ऑर्डर्स भी लेने हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये जहां भी हम बात करते हैं डिलेड पेमेंट के सोल्यूशन को ढूंढने की और एमएसएमई से बात करते हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा। बट इसका जवाब देखिए मेरा यही है कि हमें ना कहीं एक लाइन तो जरूर खींचनी पड़ेगी। हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब तक हम डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं। तो मैं एमएसएमई जो भाई बहन है उनको भी मैं यही कहता हूँ कि देखिए, अगर आपका चैरिटी करने का मन है तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए। ये अमाउंट तो बढ़ता रहेगा। मतलब आज अगर वो 1 लाख रुपए का क्रेडिट देते हैं, कल वो 2 का होगा, 3 का होगा, वो कभी उससे नीचे नहीं आ पाता। तो ये एक डर जरूर रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा जो कंट्री है वहां पर जो बिजनेसेस हैं वो 95-96% से ज्यादा एमएसएमईज के द्वारा रन किया जा रहा है। अगर सभी एमएसएमईज इस बात के लिए अपना एक दृढ़ तरह से एक निश्चय कर लें कि नहीं भैया, अगर हमारा पेमेंट समय से नहीं मिलेगा तो हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लीगल तरीका ढूंढेंगे, चाहे वो एमएससीएफसी हो, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी हो या कोई और कमर्शियल कोर्ट हो, उसमें हमें जाना पड़ेगा। तो ये एमएसएमईज को अपने से डिसाइड करना पड़ेगा वो कितने दिन तक चैरिटी करना चाहते हैं और कब उनको लगता है
कि अब हमें कोई ना कोई ऐसा लीगल जो कोर्स है वो लेना पड़ेगा। एक साहब मुझसे मिलते थे, वो जब भी मैं उनसे पूछता था वो मुझे बताते थे कि साहब बिज़नेस बहुत बढ़िया चल रहा है। एक दिन उनके कोई बैंकर मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि सर वो आप उनको जानते हैं और उनका कुछ बिज़नेस थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा है क्या? इंटरेस्ट थोड़ा डिले होता है। मैंने बोला वो तो मुझे हमेशा कहते हैं कि बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगली बार जब वो मिले तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने फिर वही जवाब दिया, नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है। तो मैंने पूछा आप इंटरेस्ट भैया बिल्कुल टाइम से पे कीजिए, 1 दिन का डिले भी गड़बड़ है बिकॉज़ डिफ़ॉल्ट की डेफिनिशन है ₹1 डे। तो उन्होंने बताया कि वो सर बाकी तो सब ठीक है, पेमेंट नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा कि 1-200 करोड़ का ऑर्डर मुझसे भी ले जाओ आप। अगर आपको ऐसा बिज़नेस करना है जहाँ पर पैसे का आना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप चैरिटी कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है एमएसएमईज़ के मन में, बट मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ कि देखिए आपको ये लाइन तो अपने से ड्रॉ करनी पड़ेगी और जब भी आप ये अमाउंट होगा ये आपका बढ़ता जाएगा, कभी वो कम नहीं होगा। तो आप कितना क्रेडिट दे सकते हैं, कितने दिन तक आप उधार में बिज़नेस कर सकते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और अगर आपसे नहीं ले रहा है वो लार्ज कॉर्पोरेट वो सामान, आपको ऑर्डर नहीं दे रहा तो किसी दूसरे एमएसएमईज़ को देगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये अगर कॉज़ लिस्ट हैं या जो ऑर्डर्स हैं एमएससीएफसीज़ के सर्चेबल मोड में अगर आ जाएँ, तो मुझे लगता है कि ये जो समस्या है एमएसएमईज़ की ये काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि औरों का भी नहीं दे रहे तो दूसरी जो एमएसएमई है वो भी कहेगी कि भई मैं आपको ये ऑर्डर सप्लाई नहीं कर सकते। प्रशांत जी, जिन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के पास वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी जितनी जल्दी एमएसएमईज फॉर्मल चैनल की तरफ आएंगे उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। ये तो मैं एग्री करता हूं इससे कि सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बट हर गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए ये जरूरी है कि अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे है तो आप एमएसएमई हैं तो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि उसके फायदे बहुत ज्यादा है, उसका नुकसान कुछ नहीं है। और पुणे सबसे ज्यादा जो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो पुणे से है, इसलिए मैं कह रहा हूं पुणे से कि मैंने बहुत सारे एमएसएमई से चर्चा की है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ फायदा हुआ है। इसलिए मैं देश भर के एमएसएमईज यानी जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है उनको अपील करूंगा कि वो जरूर उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लें। आइए अब फाइनल कमेंट्स के लिए बढ़ते हैं। प्रशांत साहब, आप बता सकें, आपके पास हम आना चाहेंगे और स्पेसिफिकली जीएसटी और ट्रेड्स से लिंक करने की आपने अभी बात कही थी। जहां तक ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की बात है, यहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये FY22 में डबल हो गई थी FY21 की तुलना में और ट्रिपल से ज्यादा हो गई थी FY20 की तुलना में। फिलहाल एमएसएमईज छोटे शहरों से भी आगे आ रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो सोल्यूशन मार्केट फोर्सेस से है, क्योंकि वहां पर एमएसएमई, लार्ज कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तीनों मार्केट फोर्सेस, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है। और ये तीनों लोग जब सॉल्यूशंस ढूंढते हैं तब एक अच्छा सॉल्यूशन उभर के आता है। जिन लोगों को 180 डेज तक पेमेंट नहीं मिल रहा था उन्हें 8 दिन में पेमेंट मिल रहा है। जिन लोगों को 18-24% पे इंटरेस्ट लोन लेना पड़ रहा था उन्हें सिर्फ 7 या 8% पर ट्रेड्स की वजह से ट्रेड डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा एक संस्कृति बदल सकती है हमारे पूरे देश की जो डिलेड पेमेंट की है, अगर हमने जीएसटी और ट्रेड्स को लिंक किया तो यही मैं अपील करूंगा। मुकेश साहब, फाइनल वर्ड आपकी तरफ से। सेंट्रल पीएससीज के साथ वो कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का है उनको ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड होना है। आप ग्राउंड सिचुएशन को कैसे असेस कर रहे हैं? कितनी कंपनियां आखिर आगे आ रही हैं? जहां तक एलिजिबल बायर कंपनीज के नॉन रजिस्ट्रेशन की बात है, इसे कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए, इस पर दो पहलू हैं, एक रजिस्ट्रेशन है और दूसरा डिस्काउंटिंग है। तो अभी क्या हो रहा है, जो सेंट्रल सीपीएससीज हैं उनके लिए तो चाहे टर्नओवर कुछ भी हो, उन सबको कहा गया है कि भाई आपको जरूर इसमें रजिस्ट्रेशन करना है एज ए बायर। और जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनको सबको रजिस्ट्रेशन करना है एज बायर। लेकिन अभी हमने देखा कि इवन जो जितनी भी सीपीएससीज हैं, पीएसयूज हैं, उन्होंने भी शायद अपने आप को रजिस्ट्रेट नहीं किया। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार का पूरा ध्यान इसमें है। अभी मैं देख रहा था, इवन सीपीएससीज के लिए छोड़ दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जितने भी स्टेट्स हैं उनको कहा है कि आपकी जो स्टेट पीएससीज हैं उनको भी आप प्लीज यहाँ पर इंश्योर कीजिए कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। बट मैं यहाँ आपके चैनल के द्वारा एक आह्वान करना चाहूंगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, और बल्कि हम तो चाहते हैं कि ये 250 करोड़ की टर्नओवर पर आए, या जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं, उन सभी से, कि रजिस्ट्रेशन करने से केवल काम नहीं चलेगा। बहुत सारे कंपनीज हमने ऐसे देखा, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ऐसे देखा, जहां रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने कर लिया सरकार के इस प्रेशर के बाद,
लेकिन एक्चुअल में जो डिस्काउंटिंग है वो शायद नहीं हो पा रही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी कि अगर उनको ये कहा जाए कि आप जितने भी एमएसएमई से परचेज कर रहे हैं या खास तौर से माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से आप परचेज कर रहे हैं, वो आप केवल ट्रेड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करें। अगर ऐसा एक प्रोविजन आ जाए तो यानी जो भी उनका इनवॉइस होगा एमएससीज का, वो केवल ट्रेड प्लेटफॉर्म पर ही होगा, वही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ तभी इसका जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है उसका जो असली जो मकसद है जो सरकार चाहती है वो पूरा हो पाएगा। केवल रजिस्ट्रेशन से उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसमें ट्रांजैक्शन भी जरूर होने चाहिए। तो एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। पार्टिसिपेट करने के लिए मुकेश मोहन गुप्ता, प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस CIMSME, आपका शुक्रिया। प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू। तो अगले एडिशन में हम हाजिर होंगे एक नई थीम के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, हर ट्रेड पर रहती है नजर। निवेश हो या टैक्स, पर्सनल फाइनेंस की हर बात। राजनीति की उठापटक हो या फिर कंज्यूमर के हक की बात, इंडस्ट्री हो या ऑटो की रफ्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की हर हलचल, सबसे पहले, सबसे सही और सबसे सटीक, सिर्फ जी बिजनेस।